चलो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में थे आप? यस। ओके, तो शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में आपको पता होगा, तो क्या मुझे बता सकते हो थोड़ा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है तो थोड़ा रिवाइज करना आना ही पड़ेगा फटाफट से। तो शेयर बेस्ड पेमेंट में हमारे दो टाइप के शेयर बेस्ड पेमेंट थे, मैंने लॉजिकली भी बताया था। Yes, sir. Sometimes we give shares in place of cash or that amount. ओके, यस। Another one, I don't know. अच्छा, ओके ओके, देखो मैंने बताया था कि शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ हमें सर्विस दे रहे हैं ना, तो उसके बदले हम कैश या सैलरी देने के बजाय सैलरी के बदले उनको शेयर दे देते हैं, ठीक है। तो शेयर, तो उसको बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट ही होता है, तो हम शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हैं, तो शेयर को बेस रख के हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि किसी को हमें पेमेंट करना है, तो किसी को पेमेंट अगर करना है ना, तो मैं उसको ऐसा बोल दूंगा कि 50 रुपये से ऊपर जितना भी प्राइस जाएगा उतना मैं तेरे को कैश में दे दूंगा। ऐसा मैं अगर किसी के साथ कमिटमेंट कर दूं कि आज से 1 महीने के बाद एग्जैक्टली 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ हमारी शेयर की प्राइस अगर 65 रुपीज़ होगी, तो 65 माइनस 50, 50 रुपये से ऊपर 50 से अबव जितना भी प्राइस जाएगा उतना प्राइस मैं आपको दे दूंगा। तो 15 रुपये पर शेयर आपको देने पड़ेंगे मुझे, तो 15 रुपीज़ जो है वो कैश सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं शेयर आपको दे देता हूँ तो उसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। उसमें भी इक्विटी सेटल्ड मतलब क्या, इक्विटी शेयर ही मैं आपको दे दूँ, लेकिन शेयर को बेस में रख के मैं आपको कैश दे रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं कैश सेटल्ड। आई होप सो जो मैंने पढ़ाया था वो अब थोड़ा याद आ रहा होगा। कैश सेटल्ड एंड इक्विटी सेटल्ड ऐसा दोनों पढ़ाया था मैंने। ओके, हाँ। तो देखो शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन। शेयर बेस्ड पेमेंट इज एन अग्रीमेंट विच एंटिटी अग्रीज टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स और कैश अमाउंट बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर। खुद की इक्विटी शेयर्स के सामने वो क्या करते हैं, अपने खुद की मतलब हमारे सामने कुछ कैश अमाउंट भी दे रहे हैं या कोई इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हैं, दोनों हो सकता है। तो वो दोनों मैंने बताया हुआ है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड शेयर बेस्ड पेमेंट टू अदर पार्टीज। तो टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट कितना होता है, इक्विटी सेटल्ड एंड कैश सेटल्ड होता है। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विच विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। शेयर बेस्ड पेमेंट जो इक्विटी शेयर्स को बेस लेके अगर हम इक्विटी शेयर्स ही डायरेक्टली दे देते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड। एंड अगर इक्विटी की पेमेंट की प्राइस, हम पेमेंट इक्विटी की प्राइस को बेस में रख के हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विच विल बी सेटल्ड बाय पेइंग कैश बेस्ड ऑन एंटिटीज शेयर प्राइस। आई होप सो क्लियर है ये चीज़। ओके, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ाई थी, वो डेफिनेशन को डायरेक्टली यहाँ से पढ़ा देता हूँ मैं। ये डेफिनेशन को डायरेक्टली यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है ये डेफिनेशन। ठीक है, देखो ये मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये ग्रांट डेट है, ठीक है। ग्रांट डेट मतलब जिस दिन हमने अनाउंस किया कि हम कुछ इस तरह से इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट करने वाले हैं, दैट इज व्हाट ग्रांट डेट इज ऑल अबाउट। फिर होता है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या, आपको कंडीशन दी जाती है कि इतना काम करना पड़ेगा, इतने साल तक काम करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। जितने साल तक का वो पीरियड होता है उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वेस्टिंग पीरियड के लिए मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सर्विस कंडीशन ऑफ 3 इयर्स, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग पीरियड। और उसके अंदर जो कंडीशन रखी जाती है उसको वेस्टिंग कंडीशन बोलती है। वेस्टिंग मतलब ट्रांसफर करना, ठीक है। एंड उसके बाद आता है वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट ये रहा 31/3/2025। उनको बोल दिया कि 3 साल तक अगर आपने कंटिन्यूसली काम किया तो 3 साल के बाद उसके बाद आपका वेस्टिंग डेट आ जाएगा। उसके बाद आप वो शेयर परचेज कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हो कि ये आपका वेस्टिंग डेट है। उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड आता है, उनको टाइम भी देना पड़ता है। तो उसके बाद 1 साल तक या 1.5 साल तक, इट इज़ अप टू यू कि जितने भी साल तक आप उनको टाइम दोगे कि इतने टाइम में आप अपना शेयर ले लेना, तो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। आई होप सो ये टाइम जोन मैंने जो बताया था वो आपको याद आ गया है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो।
ओके ओके, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज। देखो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अगर एम्प्लॉइज को आप कर रहे हो तो इन दैट सिनेरियो हमें कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से हमने सारा एग्जांपल लेके किया था। हाँ, तो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ईसॉप बोलते हैं उसको। तो सर ईसॉप का अकाउंटिंग कैसे करना है वो मैं बता दूँ। तो ईसॉप का अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि ईसॉप एक्सपेंस, अब मैं बराबर वापस चालू कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि हमने कुछ यहाँ तक किया था, मुझे पता है यहाँ तक मैंने पढ़ाया था यहाँ तक, तो उसको वापस मैं करवा देता हूँ, ठीक है, कोई इतना टाइम नहीं लगने वाला। तो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज, तो अगर आपको एम्प्लॉइज को पेमेंट करना है ना सर, तो कैसे करना है। उसके बाद उन्होंने बोला है सर ईसॉप एक्सपेंस इज टू बी बुक्ड ओवर द वेस्टिंग पीरियड ऑन एसएलएम बेसिस, एक्सरसाइज पीरियड इज नॉट रिलेवेंट। ईसॉप आपका जो भी है वो आपको एसएलएम बेसिस के ऊपर कवर करना है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएलएम बेसिस, जितना भी खर्चा आने वाला है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल में इक्वली बांटना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो सर खर्चा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो खर्चा कैसे फाइंड आउट कर रहेंगे, उसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला भी इजीली बेसिक मेथड से फॉर्मूला बना के दे दिया है। सर क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर। सर कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, तो उन्होंने बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ईच ईयर, हर साल कितनी कंडीशन वो फुलफिल करने वाले, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ईच ईयर एंड, ईच ईयर एंड के ऊपर कितनी फुलफिल करने वाले हैं कंडीशन वो बता दो। मतलब सिंपल इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था, अगर आप देखना चाहते हो तो प्रीवियस लेक्चर में, या तो अभी पता है आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन, इसका लॉजिक मैंने बताया था। इसका लॉजिक मैंने बताया था, कुछ याद है? Some employees are about to leave and till that day. यस देखो सपोज हम क्या करते हैं, प्रोविजन, मैंने ये बताया था लॉजिकली, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना, मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। देखो सपोज हम समझते हैं कि मैं 1/4/2022 इस दिन मैंने अनाउंस किया कि मैं ईसॉप देने वाला हूँ, 3 साल तक अगर आप मेरे साथ काम करोगे ना तो ईसॉप मैं दूंगा आपको, ठीक है। अब व्हाट डज इट मीन, तो अब मैं आपको ऐसा बताऊं कि 1/4/2022 सर हम कोई भी दिन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर प्रोविजन नहीं करते, बट ऑब्वियस है स्टार्टिंग में प्रोविजन हम नहीं करते, तो हमें प्रोविजन कब करना पड़ेगा सर, 3 साल के एंड के ऊपर, 3 साल के एंड 31/3/2023, 31/3/2024 and 31/3/2025 we have to do the provision on last day of each previous year। मतलब हर एक साल के एंड के ऊपर आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, दैट इज इट, यही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक साल के एंड के ऊपर आपको एक प्रोविजन करना है कि आप कितना आपको इक्वली रखना है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, अगर मैं 31/3/2023 पे पहुँच गया तो फॉर ईसॉप, अगर मैं ईसॉप कर रहा हूँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, इस दिन अगर मैं पहुंच गया तो इस दिन मुझे ये एक्सपेक्ट करना है कि एट द एंड ऑफ, मतलब ये पीरियड खत्म होगा, यहाँ पे होगा, तब कितने एम्प्लॉयज मेरे पास रहने वाले हैं, उसके हिसाब से खर्चा मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाई 3 करके, सिंपल है। तो मुझे इस दिन कैसे एक्सपेक्टेशन करना है, तो एक्सपेक्टेशन के लिए मैंने इजीली फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला इन द सेंस लॉजिकली है वो भी। तो सबसे पहले मैं क्या करना है सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ईच ईयर एंड, सर ईच ईयर एंड कितना कंडीशन फुलफिल करने वाले हैं, तो सर ये सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुल, हर साल के एंड के ऊपर आपको ये फॉर्मूला लगा के देखना है। सर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिख दो, सपोज यहाँ पे 100 एम्प्लॉइज है आपके, उसके अंदर से एम्प्लॉइज एक साल के अंदर, हम तो एक्चुअली यहाँ पे है ना सर, हम 3 साल है हमारे, तो यहाँ पे देख लेना सर, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकंड ईयर का एंड और ये थर्ड ईयर का एंड। सर फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर हम एक्चुअली हमें पता है कि इस साल में कितने एम्प्लॉइज जा चुके हैं, तो वो तो मैं माइनस ही कर दूं क्योंकि वो तो चले गए। सर मुझे ऐसा पता चला कि 10 एम्प्लॉइज तो ऐसे ही चले गए, तो 10 को तो मुझे देना ही नहीं है, वो मुझे पता चल गया। अब मुझे एक्सपेक्ट करना है कि बाकी के 2 साल में कितने एम्प्लॉइज चले जाएंगे, तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि बाकी के 2 साल में भी 10 एम्प्लॉय और जाएंगे, तो मुझे पता चल गया कि 80 एम्प्लॉइज है, जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 80 एम्प्लॉइज है जिनको मुझे इक्विटी देना पड़ेगा। तो इक्विटी मैं सस्ते में दूंगा, तो जो भी खर्चा लगने वाला है आज से ही उसका प्रोविजन कर दो। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 80 एम्प्लॉइज लिख दूंगा। आई होप सो समझ आ रहा है।
ठीक है। ओके ठीक है, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू यील्ड्स। अब उसके बाद उन्होंने बोला है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। सर एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन दिए हैं, बट ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक शेयर के लिए नहीं देते हो आप, 100 200 300, तो एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दिए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 80 एम्प्लॉयज को 8000 ऑप्शन हो गए। मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ग्रांट डेट, मैंने जो बताया था कि ईसॉप के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रांट डेट मतलब क्या सर, ऑन फर्स्ट डेट जब आपने क्या किया था, ईसॉप को डिक्लेयर किया था, उस दिन इसकी ऑप्शन की फेयर वैल्यू क्या है वो आपको ले लेनी है, हर साल के एंड के ऊपर यही लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया था, हर साल के एंड के ऊपर आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट ही लेना है अगर आप ईसॉप कर रहे हो, इक्विटी सेटल्ड कर रहे हो, मतलब हर साल के एंड के ऊपर आपको प्राइस भले ही ऑप्शन की चेंज हो रही है, रूल ऐसा बोलता है कि भाई एट ग्रांट डेट जो भी प्राइस होगी वही आपको लेनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट एंड ग्रांट डेट। तो ग्रांट डेट के ऊपर जितनी भी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगी वो आपको ले लेनी है, ठीक है। फिर डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, मल्टीप्लाई बाई वेस्टिंग पीरियड टिल डेट एंड अपॉन टोटल वेस्टिंग पीरियड। इसका मैंने बताया था कि सर सपोज आपका फेयर वैल्यू होगा 10 रुपए का, तो 10 रुपए मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई सर अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर एंड हुआ है, कितने साल एंड हुए हैं, वेस्टिंग पीरियड टिल डेट, तो वेस्टिंग पीरियड टिल डेट 1 साल खत्म हुआ है, अपॉन टोटल पीरियड तो डिवाइड बाई 3, टोटल पीरियड हमारा 3 साल, अभी तक खत्म हुआ है 1, तो खत्म हो गया बात, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर पे कितना प्रोविजन करना है वो आपको मिल जाएगा। आई होप सो क्लियर है, इतना फॉर्मूला में कुछ डाउट हो तो मुझे बता दो। क्लियर है, ओके। देखो आप, हाँ ठीक है, कोई लॉजिकली डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। उन्होंने बोला है अब सर सेकेंड ईयर में मैं क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सर सेकेंड ईयर में मैं क्या करूंगा, मतलब ये सेकेंड ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर पे मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, पर थोड़ा ध्यान से, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल कितने थे, सेम मतलब कितने एम्प्लॉइज थे, सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर भी मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा। सर 100 एम्प्लॉय थे, उसमें से अभी तक कितने जा चुके, तो टोटल अभी तक जा चुके, सपोज फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर 10 जा चुके थे, सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर और 20 जा चुके, मतलब टोटल 30 लेफ्ट कर दिया, टोटल 30 ने लेफ्ट कर दिया। अब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन करना है कि ये एक साल नेक्स्ट जो एक साल है उसमें कितने जाएंगे, तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि 100 में से 30 तो जा चुके हैं और 10 जाएंगे, मतलब कितने बचे 60। आई होप सो क्लियर है, 60 बचे, तो सर 60 को मुझे क्या करना पड़ेगा, अब 60 को मुझे पे करना है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन हो गया। तो अगेन सेम फॉर्मूला आई अप्लाई, तो क्या करूंगा 60 मल्टीप्लाई बाई 100 ऑप्शन मल्टीप्लाई बाई ग्रांट डेट के ऊपर 10 रुपए थे, मल्टीप्लाई बाई सर अब मैं क्या हूँ 1 2 एंड 3, मैं सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर खड़ा हूँ, तो अभी तक कितना टाइम खत्म हो चुका है, सर 2 साल खत्म हो चुका है, तो इसकी जगह पे मैं 2 साल लिखूंगा एंड डिवाइड बाय टोटल पीरियड कितना है 3। क्लियर सर, अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसमें से पहले साल में जो मैंने प्रोविजन करके रखा है ये वाला, वो माइनस कर दूंगा, तो दूसरे साल में कितना प्रोविजन मुझे करना है वो मिल जाएगा। एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज अप टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कितना मैंने प्रोविजन करके रखा है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे मिलेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी सेटल्ड कितना मुझे, मतलब प्रोविजन कितना करना है। कोई डाउट इसमें? नो सर क्लियर। ओके ओके, अब थर्ड ईयर के ऊपर जाते हैं। सर थर्ड ईयर के एंड के ऊपर सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, सर थर्ड ईयर के एंड के ऊपर भी मैं क्या करूंगा 100। अब तो क्या करेंगे सर, एक्चुअली हमें तो पता चल गया कि थर्ड ईयर के एंड के ऊपर कितने लोग जा चुके हैं, तो टोटल मुझे फाइंड आउट कर लेना कि टोटल कितने एम्प्लॉइज जा चुके हैं। अब तो एक्सपेक्टेशन आएगा ही नहीं कि सर टोटल कितने जा चुके हैं, सर टोटल कितने जा चुके हैं, सपोज टोटल 40 जा चुके हैं बस, तो 60 को देना ही है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 10 इंटू 3/3 हो जाएगा, इंटू 3/3 मतलब दोनों कट, तो टोटल सर इतना जितना प्रोविजन आया माइनस क्या करेंगे अप टू 2 साल में जितना प्रोविजन हो चुका है वो पूरा माइनस कर दो, बचा हुआ इस थर्ड ईयर पे क्या कर दो, प्रोविजन कर दो। ठीक है, और दैट्स इट, बस यही फॉर्मूला है, लगाते जाओ हर साल के एंड के ऊपर, हर साल के एंड के ऊपर यही फॉर्मूला लगाते जाओ, जितना आंसर आए उतना प्रोविजन करते जाओ, दैट्स इट। ओके आई होप आगे बढ़ूं मैं।
Yes, sir. ओके देखो अब क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड तो है, वेस्टिंग पीरियड को है ना, वेस्टिंग पीरियड के अंदर है ना दो टाइप की कंडीशन होती है। वेस्टिंग पीरियड मतलब मैंने आपको बताया था कि ये वाला वेस्टिंग पीरियड होता है जितना टाइम आप लेते हो, उनको देते हो कि इतने टाइम तक आप काम करोगे, तो वो वेस्टिंग पीरियड होता है। सर वेस्टिंग पीरियड में दो टाइप की कंडीशन होती है। आपकी कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, आपका जजमेंट चेंज होता है, बट ऑब्वियस है। तो सर आपकी जितनी कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपका जजमेंट चेंज होगा, तो वो जजमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझना। टोटल वेस्टिंग पीरियड कंसिडर्ड एज फॉलो। सर टोटल वेस्टिंग पीरियड इस हिसाब से जाता है, पहले इफ देयर इज सर्विस कंडीशन, इफ देयर इज सर्विस कंडीशन। सर सर्विस कंडीशन का मतलब क्या, सर्विस कंडीशन मतलब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ना, दैट इज अबाउट सर्विस कंडीशन, वो एग्जांपल आपका सर्विस कंडीशन का ही था। क्यों, थोड़ा समझो। मैंने उनको बोल दिया था कि इतने टाइम तक अगर आप सर्विस में रहोगे तो आपको क्या करेंगे, हम आपको शेयर्स दे देंगे, तो सर्विस में रहेंगे तो शेयर दे देंगे, तो उसको बोलते हैं सर्विस कंडीशन। ठीक है, तो सर्विस कंडीशन अगर आपकी होगी तो मैंने जो बताया उसी हिसाब से आपको कर देना है एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं करना है। टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी सर्विस कंडीशन पीरियड, सिंपल है। टोटल वेस्टिंग पीरियड आपका सर्विस कंडीशन का पीरियड जो है वही आपका टोटल वेस्टिंग पीरियड होगा, दैट्स इट। पर जब बात आती है परफॉर्मेंस कंडीशन के ऊपर, परफॉर्मेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर परफॉर्मेंस कंडीशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा ध्यान से समझो। सपोज मैं आपको बोलूँ अपने एम्प्लॉय, सपोज आप एम्प्लॉयर हो, आप एम्प्लॉयर हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा बोलते हो कि देखो भाई, हमारे जो भी आपका मार्केट है, मार्केट के हिसाब से अगर हमारे इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस एक पॉइंट से ऊपर 10% से या 15% से या 20% से इंक्रीज होगी तो ही मैं आपको इक्विटी सेटल्ड मतलब ईसॉप दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो वो क्या हो गई कंडीशन, मैंने वेस्टिंग कंडीशन रखी, लेकिन कंडीशन किस हिसाब से रखी, थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने कंडीशन कोई मार्केट के प्राइस के ऊपर रखी, मैंने टाइम बेस्ड कंडीशन रखा ही नहीं है, मतलब वहां पे मेरा टाइम मेन एलिमेंट था ही नहीं, कभी टाइम एलिमेंट है ही नहीं, टाइम पता ही नहीं है, टाइम पता ही नहीं है, सिंपल एज दैट। सर वहां पे टाइम पता है क्या, नहीं पता। तो देखो परफॉर्मेंस कंडीशन होती है ना, उसमें दो टाइप की कंडीशन होती है, एक होती है नॉन मार्केट लिंक कंडीशन और एक होती है मार्केट लिंक्ड कंडीशन। नॉन मार्केट लिंक कंडीशन के एग्जांपल बहुत इजी है। सर नॉन मार्केट लिंक मतलब अपने बिजनेस के कंडीशन देते हो कि सेल्स इंक्रीज हो गया तो आपको मिल जाएगा, ईपीएस इंक्रीज हो गया तो आपको मिल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं नॉन मार्केट लिंक कंडीशन। थोड़ा ध्यान से समझना, इसकी नोट्स बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा। देखो नॉन मार्केट लिंक कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता हूं कि देखो सपोज सेल्स का परसेंटेज, सेल्स जैसे ही 3 साल का टाइम है, 3 साल के टाइम के अंदर अगर सेल्स आपने 10% ग्रो जिस साल में भी कर दिया, अभी से 10% ग्रो जिस साल में भी कर दिया, तो उस साल में आपको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा आपको ईसॉप मिल जाएगा उस साल में ही। तो इन दैट सिनेरियो सर पहले स्टार्टिंग टाइम पे पता था कि 3 साल का उन्होंने डेडलाइन दिया है, 3 साल के डेडलाइन के अंदर 2 साल में आपको क्या करना है, सेल्स को इंक्रीज करके उनको दे देना है। तो इन दैट सिनेरियो उन्होंने बोल दिया कि सेल इंक्रीज करना है, तो सेल्स के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीरियड एलिमेंट है ही नहीं, टाइम एलिमेंट नहीं है। मेन कंडीशन क्या है सर, यहाँ पे सेल्स इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉन मार्केट लिंक कंडीशन समझ आई जो मैंने बताया, वो नॉन मार्केट लिंक सिर्फ। Yes. ओके सर नॉन मार्केट लिंक, तो टारगेट रिलेशन टू सेल्स, टारगेट रिलेटिंग टू सेल्स है, अर्निंग्स है, मतलब ईपीएस है, तो सर उसके अंदर आपको प्रोविजन करना कैसे है, थोड़ा ध्यान से समझना। उन्होंने बोला है टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ अचीविंग द टारगेट बाय एम्प्लॉइज, मतलब टोटल वेस्टिंग पीरियड आपको ही एक्सपेक्ट करना है, पीरियड ऑफ अचीविंग द टारगेट मतलब पहले दिन जब सपोज मैंने आपको बोला कि सर 3 साल का टाइम पीरियड है, ऐसा बोल दिया कि 3 साल का टाइम पीरियड है आपके पास, पर 3 साल के अंदर सपोज 0 ईयर पे मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर मुझे ये सोचना है कि ये जो टारगेट उन्होंने दिए हुए हैं, ये टारगेट क्या ये सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर हो जाएंगे, क्या ये थर्ड ईयर के एंड के ऊपर होंगे, वो आपको डिसाइड करना है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें तो ऐसा है ही नहीं, टाइम एलिमेंट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्या पता सेकेंड ईयर में भी हो जाए, क्या पता सेकेंड ईयर में ही ये टारगेट अचीव हो जाए। तो उन्होंने यही बोला है कि आपको वेस्टिंग पीरियड है ना, वो खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जब नॉन मार्केट लिंक कंडीशन हो तब आपको वेस्टिंग पीरियड खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। सर इसकी इंपैक्ट क्या, क्यों ये समझा रहे हो, तो ठीक है समझते हैं। देखो ये फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला में समझते हैं थोड़ा ध्यान से, यही फॉर्मूला में समझते हैं, ठीक है।
सर मेरा एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा ध्यान से समझना, सर मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं नॉन मार्केटिंग कंडीशन है, मेरा एक्सपेक्टेशन है मुझे 100 एम्प्लॉइज़ को क्या करना है, 100 एम्प्लॉइज़ को देना है ESOP, ठीक है। सर आपका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ माइनस एम्प्लॉइज़ एक्चुअली लेफ्ट टुडे। सर टुडे जितने एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए वो माइनस कर दो। सर टुडे 10 एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए, ठीक है सर 10 एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए पहले साल के एंड के ऊपर। जब मैं क्या करने गया, पहले साल के एंड के ऊपर जब भी मैं प्रोविजन करने के लिए गया तो 10 एम्प्लॉय निकल गए, ठीक है सर 10 एम्प्लॉय निकल गए, 0, 1, 2 and 3। आई होप सो यहाँ पे समझ आ रहा है जो 0, 1, 2, 3 लिखा है। सर पहले साल के एंड के ऊपर 10 एम्प्लॉय निकल गए। अब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है सेकेंड ईयर में ही ये टारगेट अचीव हो जाने वाला है, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर ही ये टारगेट आपका अचीव हो जाने वाला है। तो उन्होंने ऐसा बोला, देखो भाई सिंपल है, फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर क्या करना है, 10 एम्प्लॉय निकल गए, तो अब सीधा सीधा ये एक्सपेक्ट करो कि सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर आपका टारगेट अचीव हो जाने वाला है ना, तो दूसरे साल के एंड तक कितने लोग अब चले जाएंगे वो एक्सपेक्ट कर दो। तो मैंने ऐसा सोचा कि और 10 एम्प्लॉय सेकेंड ईयर यहाँ तक में चले जाएंगे, तो मुझे अल्टीमेटली 80 लोगों को ही ये देना पड़ेगा, 80 लोगों को ही शेयर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर है, ऐसा 100 ऑप्शन है ऐसा मान लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट सपोज 10 रुपये मान लेता हूँ। सर यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड टिल डेट, सर वेस्टिंग पीरियड टिल डेट भी बहुत इजी है सर, 1 साल ही हुआ है अभी तक, तो 1। इट इज ऑल अबाउट कि डिनोमिनेशन में आप, डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे। सर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि टोटल पीरियड 2 ईयर्स में ही खत्म हो जाएगा, तो आपका 3 साल आपको लिखना ही नहीं है, सीधा नीचे 2 ही लिख देना है। आई होप सो क्लियर हूँ मैं, ये जो एक सेंटेंस थी उसकी वजह से पूरा प्रोविजन चेंज हो गया। आई होप सो समझ आ रहा है मैं जो बोला वो। मतलब सर समझा नहीं, लास्ट में 2 मिनट फिर से बताना। देखो आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, देखो मैंने आपको बोला था कि कंडीशन क्या थी, मार्केट लिंक कंडीशन थी। सपोज आप एम्प्लॉय हो, मैंने आपको ये बोल के रखा है कि देखो भाई जिस साल में सेल्स 10% से इंक्रीज हो जाएगा ऑन एन एवरेज, उस साल में मैं आपको ESOP दे दूंगा, ठीक है। 3 साल का पीरियड मैंने आपको दिया, 3 साल के अंदर अंदर जिस भी साल में आपने 10% का ग्रोथ अचीव कर लिया उस साल में मैं आपको दे दूंगा। तो सर मुझे, अगर मैं एक एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि मुझे तो कभी भी, सर उसने सेकेंड ईयर में अगर अचीव कर लिया टारगेट तो मुझे सेकेंड ईयर में देने पड़ेंगे, है कि नहीं है। अगर उसने यस तो सेकेंड ईयर में अगर, तो मेरा एक्सपेक्टेशन, आप एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर ये एम्प्लॉइज ने सेकेंड ईयर के ऊपर अगर ये टारगेट अचीव कर लिया तो मुझे सेकेंड ईयर के ऊपर देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लॉस जो भी है वो जल्दी से हमें करनी पड़ेगी। तो सर मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये बोल रहा है, भले मैंने 3 साल दिए हैं पर ये 2 साल में ही खत्म हो जाने वाला है, तो अगर 2 साल में खत्म हो जाने वाला है तो 2 साल में ये खर्चे को निपटा दो। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, अभी तक पीरियड कितना खत्म हुआ, 1 साल, सर टोटल पीरियड कितना है, 2 साल। ओके समझ आया, तो वो चीज है। ओके तो वेस्टिंग पीरियड सर्विस कंडीशन बहुत इजी है, क्योंकि जितना प्रिसाइज टाइम है उतना ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर नॉन मार्केट लिंक कंडीशन में यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन कि कब हो जाएगा, वो भी तो आपको सोचना है ना, क्योंकि पता नहीं है, अगर सेकेंड ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस हो गया तो सेकेंड ईयर में उनको देना पड़ेगा। आप ना नहीं बोल सकते, नहीं मैंने तो 3 साल दिया था, ऐसा तो आप बोल ही नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग, करेक्ट। ओके देखो, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट जो लिखा था उसकी वजह से पूरा चेंज हो गया सर। अब उन्होंने बोला है टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी रिवाइज्ड एट ईच ईयर एंड ऑन चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट अचीवमेंट। सर ये जो लिखा है, मैंने पूरा ये भाषण दिया आपको, उसकी वजह से ये पॉइंट भी आपको समझ आ जाना चाहिए। क्या लिखा है बोलो, क्या बता सकते हो आप। क्या लिखा है, हर साल के एंड के ऊपर टोटल टाइम आपका रिवाइज होगा। सपोज आप बोलो, कुछ समझ आया कि मैं बताऊं। समझा, मींस एक्सपेक्टेशन चेंज करनी पड़ेगी, मीट हो गए तो, हाँ एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकती है। देखो लॉजिकली बताता हूँ, देखो फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर मुझे क्या लग रहा था कि सेकंड ईयर पे ये हो जाएगा। आई होप सो क्लियर है ये चीज। यस ओके सर, अब मैं एक्चुअली सेकंड ईयर पे आया, एक्चुअली मैं सेकंड ईयर के एंड पे आ चुका, पर एक्चुअली सेकंड ईयर के एंड के ऊपर आके मैंने देखा कि सर ये तो एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं हुई, मतलब एक्चुअली ये खर्चा तो अब तीसरे साल भी जा सकता है ना। तो एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई मेरी,
एक्चुअली मुझे लग रहा था कि सेकेंड ईयर में हो जाएगा पर नहीं हुआ, तो व्हाट इफ नहीं हुआ तो ठीक है, सेकेंड ईयर पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना भाई, सेकेंड ईयर पे सेम फॉर्मूला। सर कितने एम्प्लॉइज थे टोटल? 100 एम्प्लॉइज थे, मल्टीप्लाई बाय सर कितने ऑप्शन, सॉरी 100 एम्प्लॉइज नहीं, हाँ सर ठीक है 100 एम्प्लॉइज थे, उसमें से ये 2 साल में कितने एम्प्लॉइज चले जा चुके हैं? एक्चुअली सर 2 साल में 20 एम्प्लॉइज जा चुके हैं, तो 80 एम्प्लॉइज है। अब ये नेक्स्ट एक ईयर में जब वो खत्म होगा एक्सपेक्टेशन, जब ये नेक्स्ट थर्ड ईयर में लास्ट है, तो थर्ड ईयर तक कितने जाने वाले हैं वो एक्सपेक्ट कर ले, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और 10 जाने वाले हैं, तो 70 एम्प्लॉइज ऐसे हैं, 70 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिसको मुझे ये ईसॉप देना पड़ेगा। तो ठीक है सर, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 70 लिख देते हैं, 70 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये, ग्रांट डेट के ऊपर 10 रुपये था ऑप्शन की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय। सर अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगी बात, सर क्या करूँगा बोलो? वेस्टिंग पीरियड टिल डेट कितना है? 2 साल। टिल डेट कितना है? 2 साल है, तो यहाँ पे 2 लिख दूँ और नीचे कितना लिखूं? टोटल पीरियड कितना है? 3 साल। यस करेक्ट, हो गया, समझ आया? अब समझ आ गया ना? तो उसमें से मैं 1 साल के लिए जो प्रोविजन किया था वो माइनस कर दूंगा और बाकी का प्रोविजन इस साल कर दूंगा। इट इज दैट सिंपल, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है, एंड लास्ट उन्होंने बोला है इफ एज पर एंटिटीज एक्सपेक्टेशंस टारगेट विल नॉट बी अचीव्ड देन ऑल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट विल बी रिवर्स्ड। अगर एक्सपेक्टेशन ऐसा है, सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर ऐसा हुआ, आपको ऐसा लगा कि ये नहीं होने वाला है, ये अब होने ही नहीं वाला है, मैं श्योर हूं कि ये अब खर्चा नहीं होने वाला है, मतलब ईसॉप नहीं जाने वाला है, तो सीधा सीधा रिवर्स कर दो, क्योंकि खर्चा ही नहीं होने वाला। सर अगर खर्चा नहीं होने वाला है तो क्यों प्रोविजन कर रहे हो? सिंपल है, इजी। अगर लॉजिकली समझोगे तो बहुत इजी लगेगा। इजी है, आगे बढ़ूं मैं? यस। ओके चलो, अब आते हैं मार्केट लिंक कंडीशन। सर मार्केट लिंक कंडीशन मतलब क्या? मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक मार्केट प्राइस सपोज आज आपकी 10 रुपए की मार्केट प्राइस है आपके शेयर की, मैंने आपको बोल दिया 3 साल का टाइम दे रहा हूँ, 1 साल 2 साल और 3 साल। अब 0 ईयर है, 0 ईयर के स्टार्टिंग के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि 3 साल का टाइम है, हमारी मार्केट प्राइस 50 रुपये टच करनी चाहिए। जिस साल में 3 साल के अंदर जिस साल में भी 50 रुपये मार्केट टच करेगी, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ईसॉप मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप सोचो, लॉजिकली सोचो कि आपको एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड खुद से ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। क्या पता पहले साल ही इतना अच्छा काम करके 50 रुपये हो जाए, क्या पता दूसरे साल में हो जाए, क्या पता तीसरे साल में हो जाए। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? यस। हाँ, तो जब मतलब ये समझ आ रहा है कि सर वेस्टिंग पीरियड मुझे सिर्फ सर्विस कंडीशन ही ऐसा है जिसमें वेस्टिंग पीरियड वो लोग जो देंगे वही रहेगा। नॉन मार्केट लिंक कंडीशन एंड मार्केट लिंक कंडीशन होगा ना, उसमें वेस्टिंग पीरियड भी मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये समझ आ रहा है? यस। हाँ, तो टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड अचीवमेंट पीरियड एट ग्रांट डेट। ग्रांट डेट के ऊपर आपको एक वेस्टिंग पीरियड क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई क्या होगा। ये दिख रहा है? दिख रहा है आपको? यस सर, आई थिंक नेटवर्क इशू था थोड़ा। अब हो गया? सब दिख रहा है ना? हाँ। ओके 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 ओके, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट अचीवमेंट एट ईच ईयर एंड विल बी इग्नोर्ड। सर यहां पे एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में लेना है, टारगेट अचीवमेंट के लिए जो आपका एक्सपेक्टेशन है ईच ईयर एंड के ऊपर, वो इग्नोर करना है। चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट अचीवमेंट एट ईच ईयर एंड विल बी इग्नोर्ड, ऐसा बोला है। तो सर चेंज इन एक्सपेक्टेशन मतलब क्या? टारगेट अचीवमेंट का जो मतलब आपने पहले बारी में डिसाइड कर लिया, फर्स्ट ईयर में आपने डिसाइड कर लिया कि सर ये 3 साल में अचीव होगा, तो फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर अचीव हो गया कि 3 साल में अचीव होगा, तो 3 साल तक आपको प्रोविजन लेके जाना है। इट इज दैट सिंपल। फिर एक्सपेक्टेशन चेंज मत करो, ऐसा उन्होंने बोला है। क्लियर है? एंड लास्ट में उन्होंने ऐसा बोला है
If target market price is achieved before initially expected period, then all remaining expense will be recognized immediately in the year of actual achievement. सर ये लॉजिकली आप मुझे बता सकते हो क्या? मैंने लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें बताई, एक तो लॉजिकली मुझे बता दो ये जो लिखा है वो, तो मुझे समझ आ जाए कि हो जाएगा. क्या लिखा है? हम लोग प्रोविजन लेते हैं तब ये एक्सपेंसेस माइनस माइनस करते जाते हैं ना आगे. अभी तो अचीव हो गया तो उसी ईयर में इमीडिएटली फिर वो वैसे हो जाएगा. हाँ देखो, सपोज आपने फर्स्ट ईयर में प्रोविजन किया तो 1/3 किया होगा. सपोज 3 साल का आपने एक्सपेक्टेशन लिया तो 1/3 किया होगा, है सर. और सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में जब आप प्रोविजन करने के लिए गए ना, सेकेंड ईयर के मतलब 1.5 ईयर में ही पता चल गया कि ये तो टारगेट अचीव हो गया 1.5 ईयर में ही. तो सर जिस दिन अचीव हो गया उस दिन पूरा का पूरा खर्चा, जितना रिमेनिंग खर्चा है वो सीधा सीधा आप क्या करो, रिकॉग्नाइज कर दो और सीधा सीधा ये सब कुछ निपटा दो, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है. कभी भी हो सकता है, क्या पता, मार्केट का कोई मतलब मार्केट तो किसी का नहीं है, तो कभी भी ये तो हो सकता है. तो जिस पॉइंट के ऊपर ये अगर मार्केट कंडीशन मीट हो गई उस दिन आप उस कंडीशन के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज मेंटेन कर देनी पड़ेगी. क्लियर है? यस सर. ओके डन. चलो तो ये आपके, अब आपके क्या है सर, अब छोटी छोटी सी एंट्रीज है. उन्होंने बोला है जर्नल एंट्रीज कैसे करनी, अमाउंट तो आपने फाइंड आउट करना सीख लिया, तो बस ये छोटी सी एंट्री है जर्नल एंट्रीज. नो ईसॉप ग्रांट डेट. सर ऑन ईसॉप ग्रांट डेट मतलब पहले दिन जब आप ईसॉप ग्रांट करते हो उस दिन कोई एंट्री करने की जरूरत है. मैंने बताया था कि प्रोविजन जब ईयर एंड पे होता है तो ईच ईयर एंड के ऊपर एंट्री करेंगे. तो सर ग्रांट डेट के ऊपर कोई एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं है, पर सर ईच ईयर एंड के ऊपर आपको एंट्री करनी पड़ेगी. ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड एट ईच ईयर एंड, ऐसा बोला है. ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड एट ईच ईयर एंड, ईच ईयर एंड के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा. तो देखो ईच ईयर एंड के ऊपर फॉर एक्सपेंस टू बी बुक, एक्सपेंस बुक करने के लिए आपकी एंट्री क्या होगी, PNL टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ऐसा हो सकता है. तो सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट. आई होप सो क्लियर है. PNL टू रिजर्व यही एंट्री होती है. एंड अगर आपको रिवर्स करना है, एंट्री रिवर्स करना होगा तो क्या होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व रिवर्स अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट. क्लियर है? SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट. क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो. नो? ओके. चलो उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज्ड पीरियड. सर ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड मतलब क्या, ये वाला पीरियड, ये वाला पीरियड. एक्सरसाइज पीरियड के अंदर एम्प्लॉयज आपके पास से शेयर लेने के लिए आएगा. सर एम्प्लॉय शेयर लेने के लिए आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो लॉस होगा वो रिजर्व में से बुक करना पड़ेगा. तो थोड़ा ध्यान से देखना है. अब देखो उन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड जैसे ही एम्प्लॉय आपके पास पैसे शेयर परचेस करने के लिए आएगा तो हम जो बोल रहे हैं उस हिसाब से एंट्री करो. उन्होंने बोला हुआ है ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड ऑन एक्सरसाइज क्या करना पड़ेगा, बैंक में जितने पैसे आएंगे वो लिख दो, एक्सरसाइज प्राइस. मतलब सपोज थोड़ा ध्यान से समझना, 100 रुपये का शेयर आज मार्केट में चल रहा है, हमने बोल दिया उसको कि 50 रुपये का ऑप्शन का प्राइस है तो 50 रुपये तुझे मुझे देने पड़ेंगे, तो वो हमें क्या देगा, 50 रुपये देगा. आई होप सो क्लियर है. 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 100 रुपये का मार्केट प्राइस चल रहा है. मैंने उसको बोला था कि तू मुझे 50 रुपये देगा, 50 रुपये हम प्रोविजन में से लगाएंगे तो हो जाएगा काम. तो उसने जितने रुपये दिए वो मैं डेबिट कर दूँ 50 रुपये, जितने रुपये दिए वो मैं डेबिट कर दूँ 50 रुपये. आई होप सो क्लियर है. एंड सर बाकी के 50 रुपये हम कहाँ से डालेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट में से, रिजर्व में से डालेंगे 50 रुपये. फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा कितने रुपए डालते हैं हम, जितने शेयर हुए मल्टीप्लाई बाय 10 फेस वैल्यू ही डालेंगे. बाकी का जितना भी बैलेंस होगा वो किस में जाएगा, शेयर प्रीमियम में चला जाएगा. आई होप सो क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ. यस. डन. तो बस ऐसी सिंपल सी एंट्री है. तो ये 2-3 पेज इतने इंटरेस्टिंग थे जिसमें आपका नॉलेज बहुत बढ़ गया होगा, कि आपको समझ आया होगा कि मार्केटिंग कंडीशन क्या होती है, नॉन मार्केटिंग कंडीशन क्या होती है. आई होप सो क्लियर है.
चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन एंड रीप्राइसिंग ऑफ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज इज ऑफ। देखो ये आपकी बुक में सम नहीं होगा इसका, आपकी बुक में इसका सम नहीं होगा, पर ऐसा है कि ये समझना ज़रूरी है। एज ऑफ नाउ एज अ CMA स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो। तो सर मॉडिफिकेशन रीप्राइसिंग ऑफ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज, सर व्हाट इफ सर मैंने आपको ऐसा बोला, एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं कि सपोज यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि मैंने पहले एम्प्लॉयज़ को 0 1 2 3 पहले साल के स्टार्टिंग में उनको बोला था कि मैं 1000 ऑप्शंस दूंगा पर एम्प्लॉय, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर मुझे लगा नहीं यार, जितना काम ये लोग कर रहे हैं ना, जितनी वैल्यू ये लोग मेरी कंपनी में एडिशन कर रहे हैं, जितना वैल्यू एडिशन ये लोग कर रहे हैं, उतना मैं उनको रिटर्न नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन दैट सिनेरियो। अगर मैं रिटर्न नहीं दे पा रहा हूँ तो इन दैट सिनेरियो मैं क्या करूँगा, उनको बोलूँगा कि देखो भाई 1000 ऑप्शन नहीं, मैं आपको टोटल 2000 ऑप्शन दूंगा पर एम्प्लॉय। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। कि सर पहले 1000 की बात हुई थी, अब 1 साल के बाद आपने देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो नहीं आपको जो गिफ्ट मिलेगी वो 1000 की जगह पे क्या मिलेगी, 2000 मिलेगी, ठीक है। तो सर ऐसा नहीं कर सकते कि अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊं तब मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशन है 90 एम्प्लॉय है, तो 1000 की जगह पे अब 2000 लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय फिर ग्रांट डेट के ऊपर। तो सर ग्रांट डेट के ऊपर तो कौन सी प्राइस लेंगे, ग्रांट डेट के ऊपर तो 1000 ऑप्शन की प्राइस लेंगे, पर सर ये दूसरे 1000 जो मैंने डिसाइड किए तो उसकी ग्रांट डेट तो अलग थी, दूसरे 1000 जो मैंने बताया उसकी ग्रांट डेट तो सर ये फर्स्ट ईयर का एंड हो गया। तो सर ये ग्रांट डेट की बात, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, फिर डिलेमा में आ जाएंगे, तो सब मैसअप हो जाएगा। तो इन दिस सिनेरियो मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं बोलो। अलग अलग भी ले सकते हो उसकी 1000 की वो लॉजिकली मैंने इसी वजह से आपको ये स्टोरी समझा दी ना, तो इजी हो गया। बेस्ट। देखो इसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉय का बेनिफिट बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयज मान जाएंगे। आप एम्प्लॉय हो, सपोज ऐसा सोच लो मैं एम्प्लॉय हो, आप एम्प्लॉय हो, तो आप सोचो मैं आपको ये बेनिफिट दे रहा हूँ, तो आप मान जाओगे ना इस चीज़ के लिए। आप बोलोगे हाँ 1000 ऑप्शन और ज़्यादा मिल रहे हैं, 1000 शेयर और ज़्यादा मिल रहा है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है सर, आप दे दो मुझे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना मॉडिफिकेशन करूंगा तो मॉडिफिकेशन के लिए अलग से ही एक सेपरेटली प्रोविजन कर दूंगा। सिंपल मतलब, सिंपल बोलूं 2000 है ना, 2000 में से 1000 का ऑलरेडी चल रहा है, वो चलने देंगे नॉर्मली, ये अलग सेपरेट प्लान है, बाकी के 1000 का सेपरेट प्लान है, ऐसा ही मैं तो चलाऊंगा। इट इज दैट सिंपल। क्लियर। तो सर पहले वाले 1000 जो था उसके लिए 3 साल है, दूसरे वाला 1000 जो है उसके लिए टोटल कितने साल है, 2 साल ही है। सिंपल। समझ आया जो मैंने बोला, इजी लॉजिक। yes. बहुत इजी है, 2 सेपरेट प्लान कर दो, बस ऐसा ही बोला है। पर सर थोड़ा ध्यान से समझना, व्हाट इफ मैं ऐसा बोलूँ, मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, आप एम्प्लॉय हो, व्हाट इफ मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 1000 ऑप्शन, पहले दिन मैंने बोला था कि 1000 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, पर फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर तक आते हुए मुझे लगा कि नहीं ये इतना वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, मुझे इतना इनको शेयर ही नहीं देना, तो मैं आपको बोलूँ कि नहीं ठीक है 500 ऑप्शन ही मिलेंगे, 100 ऑप्शन, 1000 की जगह 500 ऑप्शन मिलेंगे, क्या आप कंसिडर करोगे? नो, सिंपल एज दैट। अरे कमिटमेंट कर दिया तो इतना तो देना ही पड़ेगा, इट इज दैट सिंपल, आप ऐसा ही बोलोगे। तो इसी वजह से उन्होंने बोला देखो कि एंटिटी इंक्रीज द एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज कर रहा है, या आपका क्या हो रहा है इन दैट सिनेरियो, आपका प्रॉफिट मतलब एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट देने वाली चीज कम हो रही है, एम्प्लॉय को डिक्रीज इन बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, ऐसा लिखा हुआ है सर, एम्प्लॉय का बेनिफिट डिक्रीज हो रहा है, तो इग्नोर दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन ही इग्नोर कर दो, क्योंकि ये करने ही नहीं वाले वो लोग। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से समझो दूसरी चीज, देखो 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, 100 रुपये का शेयर है, मैंने आपको बोला कि 50 का बेनिफिट दूंगा, 50 रुपये आपको मुझे देने पड़ेंगे, तो जो रुपए आपको मुझे देने उसको एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं हम। क्लियर है। यस।
हाँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये 50 रुपये का एक्सरसाइज प्राइस है ना, नहीं नहीं आप मुझे बेनिफिट नहीं दे रहे हो, आपको 60 रुपये, मैं आपको 40 का ही फायदा दूंगा, 100 रुपये का प्राइस है, 40 का फायदा दूंगा मैं आपको, 60 रुपये आपको मुझे देने पड़ेंगे, क्या आप कंसिडर करोगे? नो, डिक्रीज हो गया तो नहीं। डिक्रीज हो गया ना बेनिफिट, बेनिफिट डिक्रीज हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय का बेनिफिट डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो ऑप्शन कंसिडर नहीं करने वाले एम्प्लॉयज, सिंपल एज दैट, तो वो तो इग्नोर ही कर दो। इट इज ऑल अबाउट, अगर मैं डिक्रीज करने का सोचूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 100 रुपये का शेयर का प्राइस है, मैं पहले 50 रुपये का बेनिफिट नहीं, मैं अभी 60 रुपीज़ मैं प्रोविजन कर दूंगा, एक्सरसाइज प्राइस में डिक्रीज करने का सोच रहा हूँ, डिक्रीज करने का सोच रहा हूँ, तो क्या ये आप कंसिडर करोगे? क्या ये आप कंसिडर करोगे? Sorry sir, could you please repeat it again? ओके ओके, I didn't. देखो देखो 100 रुपये का शेयर प्राइस है, पहले मैंने आपको बोला था कि 50 रुपये का मैं प्रोविजन करके दूंगा, 50 रुपये आपको मुझे देने पड़ेंगे, तब जाके मैं 100 रुपये का शेयर आपको दे दूंगा, तो 50 रुपये की एक्सरसाइज प्राइस थी, ये वाला नहीं है। अब मुझे लगा कि आप वैल्यू एडिशन ज़्यादा कर रहे हो, तो मैंने आपको बोला कि अब आपकी एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपये, 50 रुपये मत देना, आप 40 रुपये देना, 60 रुपये का मैं प्रोविजन करूंगा, तो आप ये कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? Yes, करेंगे। क्यों? एक्सरसाइज प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपको फायदा हो रहा है, तो अगर फायदा हो रहा है तो मेरा खर्चा बढ़ा कि नहीं? एम्प्लॉयर का खर्चा तो बढ़ा ना, कितना खर्चा बढ़ा? Yes. 10 रुपये का खर्चा बढ़ गया पर ऑप्शन, पर शेयर 10 रुपये का खर्चा बढ़ गया ना मेरा। हाँ, तो वो 10 रुपये का मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से सेपरेट एक प्लान बना देना पड़ेगा, सिंपल एज दैट, बस इतना सिंपल है। दो सेपरेट नहीं चलाऊंगा, 50 रुपये का प्रोविजन अलग, 10 रुपये का एक्स्ट्रा जो है उसका प्रोविजन अलग, सिंपल एज दैट। करेक्ट है? कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। ओके, देखो आप पूरा पढ़ ले, ये जो बताया मैंने वो, देखो मॉडिफिकेशन कैसे होता है ऑन एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस का मॉडिफिकेशन, इसी वजह से पहले मैंने आपको बेनिफिट बताया, फिर एक्सरसाइज प्राइस पे लेके गया, पहले बता देता तो समझ नहीं आता, ठीक है? तो देखो, इफ एंटिटी डिक्रीज द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ईसॉप, हाँ कंसिडर करेंगे, इट इज एन इंक्रीज इन बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन, सिंपल है। सर अकाउंटिंग फॉर ओरिजिनल प्लान कंटिन्यू एज इट इज, ऐसा बोल दिया सर, ओरिजिनल प्लान है ना उसका अकाउंटिंग कंटिन्यू रहेगा, उसको छेड़ेंगे भी नहीं हम लोग, और सर मॉडिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट प्लान, ऐसा लिखा हुआ है, मॉडिफिकेशन सेपरेट प्लान, दैट्स इट। दैट इज इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, इसका एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगा सर? रिक्वायर्ड, आपका नया प्राइस जो है उसमें से ओल्ड वाला जो प्लान, वो ओरिजिनल वाला जो है वो माइनस कर दो, मैंने बताया ना 60 रुपये वाला, तो 40 रुपये वाला एक्सरसाइज 60 रुपये था, ऑलरेडी 50 रुपये आप प्रोविजन कर रहे हो, मतलब 10 रुपये का क्या हो जाएगा, सिंपल एज दैट, 10 रुपये का आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, तो वो 10 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा जो है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा, बस वही टाइम जोन यहाँ पे सिखाया हुआ है मैंने। देखो सर वेस्टिंग पीरियड 1/4/22 टू 31/3/2026 है, तो यहाँ पे पूरी डेट्स लिख दी हुई है, 1/4/2022 से लेके 31/3/2026 लिखा हुआ है। देखो अब थोड़ा ध्यान से समझना सर, मैं अब मॉडिफिकेशन 39/2023 को मॉडिफिकेशन हुआ, इस दिन मॉडिफिकेशन मैंने किया सर, 39 को मैं अगर मॉडिफिकेशन कोई चीज़ का कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना सर, 39/2023 को किसी भी चीज़ का मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तो इस दिन से लेके एंड तक का टाइम पीरियड कितना है, 2.5 साल है 2.5 साल है, हाँ बस। तो अब सेपरेट वाला जो भी मैं करूंगा वो किसके लिए करूंगा, 2.5 साल के लिए करूंगा, ओरिजिनल वाला 3 साल के लिए मॉडिफिकेशन करूंगा, और सेपरेट वाला जो है वो 2.5 साल के लिए करूंगा। मतलब सपोज यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एंड ये वाला है, फर्स्ट ईयर का एंड 31/3/2024, तो सर ओरिजिनल जो होगा, ओरिजिनल के लिए मैं टाइम जोन क्या लगाऊंगा, 1/3 करूंगा, और सर सेपरेट मॉडिफिकेशन वाला जो होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा सर, अभी तक कितना टाइम खत्म हुआ है, तो ये रहा आधा साल 0.5, और टोटल कितना टाइम है 2.5, इजी, यस इजी। पर ये आपको सम यहाँ पे नहीं दिखेगा, सीए की बुक में दिख जाएगा
तो इफ़ यू अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसकी, कि आप ये PDF ही शेयर कर दूंगा, तो वो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इज अप टू यू। ठीक है। कैंसलेशन ऑफ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज। सर कैंसलेशन कर रहे हो, देखो पहले तो कैंसिल के लिए मानते नहीं है एम्प्लॉइज, सिंपल है, कैंसलेशन के लिए मानते नहीं है, पर उन्होंने बोला कि कैंसिल एक पॉइंट पे हो सकता है कि आज ही मैं एम्प्लॉइज को बोल दूं कि ठीक है सारे आज ही ऑप्शन आज ही ले लो, खत्म करो बात, हो सकता है तो कैंसिल। यस ओके, तो बस यही चीज करनी है। तो सर आज ही मैं बोल दूं कि कैंसिल करना है, तो मैं बोलूंगा ना आज ही आपको कैंसिल करना है ना, तो ठीक है एक चीज कर लो, मैं जो बोलूँ वो करो। क्या करो, आज के आज ही पूरा का पूरा होल एक्सपेंस जो है आज के आज ही रिकॉग्नाइज कर दो, होल एक्सपेंस आज के आज ही रिकॉग्नाइज कर दो, आगे का हम देख लेंगे, आगे का हम क्या करेंगे देख लेंगे। क्लियर है, तो बस वही चीज फॉलो करनी है। देखो उन्होंने स्टेप्स में वही लिखा हुआ है, कुछ इजी एकदम, कैंसलेशन के लिए तो बहुत ईजी। इफ एन एंटिटी कैंसल्स द ईसॉप देन फॉलोइंग स्टेप्स नीड्स टू बी फॉलोड। सर अगर कोई एंटिटी है जो कैंसिल कर देता है ईसॉप को, देन फॉलोइंग स्टेप्स नीड्स टू बी फॉलोड, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 क्या, स्टेप 1 क्या है, रिकॉग्नाइज द एंटायर रिमेनिंग ईसॉप एक्सपेंस इन द ईयर एट कैंसलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द डेट ऑफ कैंसलेशन। ऑन द डेट ऑफ कैंसलेशन आपको करना पड़ेगा एंटायर रिमेनिंग ईसॉप, ऐसा लिखा हुआ है, रिमेनिंग ईसॉप का जितना भी एक्सपेंडिचर है एट जिस टाइम के ऊपर आपको लगा कि अब कैंसिल करना है, तो रिमेनिंग एक्सपेंस जितना भी है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब सपोज ऐसा है कि 0 1 2 3, सपोज ये आधे साल, यहाँ पे आपको 0.5 ईयर खत्म हुआ, आधा 6 महीने खत्म हुए, उसके बाद पता चला कि नहीं भाई मुझे कैंसिल करना है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको ये 0.5 के पॉइंट के ऊपर आपको ये सोचना पड़ेगा कि थर्ड ईयर के एंड तक कितना खर्चा था, थर्ड ईयर के एंड तक कितना खर्चा होने वाला है, वो पूरा का पूरा खर्चा आज के आज ही रिकॉग्नाइज कर दो, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। आई होप सो क्लियर हूं मैं, डन है। ओके तो देखो उन्होंने बोला स्टेप 2 कैलकुलेट द टोटल कंपेंसेशन अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ ईसॉप। सर कैलकुलेट टोटल कंपेंसेशन अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज ड्यू टू कैंसलेशन, सर कैंसलेशन अमाउंट कितना पे किया है वो करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द कंपेंसेशन अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा एम्प्लॉइज को कि मैं कैंसिल करना चाहता हूँ तो एक कंपेंसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन डेट ऑफ कैंसिल, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये कैंसिल वाला सिलेबस में है ही नहीं, CMA के सिलेबस में नहीं है, तो एक बार ठीक लो, पर ठीक है ये नहीं करोगे तो इट्स ओके। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय इंटू कंपेंसेशन अमाउंट, जितना आप पे कर रहे हो वो लिख दो। सर SBP रिजर्व, सर रिजर्व में क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन, सर कितने कैंसिलेशन डेट के ऊपर कितने एम्प्लॉइज है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर ऑप्शन, उतने रिजर्व में लिख देना है। सर PNL लॉस ऑन कैंसिलेशन, टोटल कंपेंसेशन पेड माइनस कंपेंसेशन पेड टू फ्रॉम SBP रिजर्व। सर एंट्री क्या करनी है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये नहीं पूछेंगे, SBP रिजर्व PNL टू बैंक टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, इसको नहीं करोगे छोड़ दो चलेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, CMA में ये नहीं पूछते। क्लियर है, ठीक है, एक बारी देख लेना, फिर भी ना समझे तो मुझे पूछ लेना, नो इशू। अब आते हैं कैश सेटल्ड पे, कैश सेटल्ड आता है, हाँ कैश सेटल्ड आता है, थोड़ा ध्यान से समझना। करूं मैं कैश सेटल्ड? यस सर। आप रात को बैच ले सकते हैं 8 o'clock अराउंड। हाँ पर मंडे टू सैटरडे सर दूसरे उनके रहते हैं। अब मतलब रहते ही है, ऐसा लेते हैं बैच? हाँ मतलब चल रहा है अभी भी? यस सर। कितने बजे तक चल रहा है? मतलब 6:30 to 8:30 ऐसे रहता है। अच्छा, तो 8:30 के बाद नहीं ले सकते बैच? नहीं मतलब ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन ही है ना, तो घर पे बैठ के तो पढ़ ही सकते हैं। हाँ हाँ। तो मुझे क्या रहता है कि 4 घंटे मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि संडे को भी मेरे क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं वीकली 2 बारी 2 घंटे भी 8:30 to 10:30 या 10 o'clock तक पढ़ा लूँ, तो 1.5 घंटा लेके भी थोड़ा सॉर्टेड हो जाएगा सब। हाँ सर चलेगा, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड करता ही हूँ, मैंने आपको लिंक भी शेयर किया हुआ है,
आई होप सो सबको पता होगा आपको। यस यस। हाँ, लिंक देखा है आपने? हाँ अच्छा, ओके ओके ओके। तो मेरे लिए क्या हो जाता है, मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि 4 घंटे में एक साथ लूँ ना, तो मुझे थोड़ा वो होता है, फिर एक एफिशिएंसी फिर आपकी भी नहीं आती, मेरी भी नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर टू गो फॉर 1.5 आवर वीकली। दो दिन भी अगर हम वीकली ले ले तो भी हो जाएगा काम। तो मैं परमिशन ले लूँगा एक बारी कि 8:30 से हम 10 तक पढ़ सकते हैं क्या। और वैसे भी हम तो क्या करते हैं कि रिकॉर्ड तो कर ही लेते हैं, तो रिकॉर्डेड तो मैं देता ही हूँ, ठीक है। तो 8:30 तक क्लास होते ही है हाँ रोज ही, सारे सब्जेक्ट के हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं। अच्छा ओके ओके, तो फिर लेना ही पड़ेगा। हाँ कभी मतलब इंस्टीट्यूट के ऐसे हॉलीडे वगैरह होते तभी नहीं होते, वैसे तो होते नहीं। अच्छा ओके ओके, तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है कोई नहीं, आज तो ये ख़त्म कर देते हैं। तो कल या परसों एक दिन छोड़ के एक दिन, अगर 2 दिन भी लेंगे ना, तो मुझे पता है कि कॉम्बिनेशन में 2 या 3 दिन में मैं एग्जैक्टली सब कुछ ख़त्म करवा सकता हूँ, अगर 2-2 घंटे भी हमने किए ना तो नेक्स्ट वीक में कॉम्बिनेशन पूरा ख़त्म कर सकता हूँ। उसके नेक्स्ट वीक कंसोलिडेशन में मुझे उससे भी कम टाइम लग सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन जो है ना वो मेरे लिए बहुत मैं बहुत ही ईजिली वे में पढ़ाता हूँ, तो आई वांट कि थोड़ा एफिशिएंसी उसमें ज़्यादा रहे आपकी। क्लियर? ठीक है कोई नहीं, चलो। तो कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज। सर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज क्या होगा? उन्होंने बोला है सेम अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्री सेम है, अकाउंटिंग एंट्री वुड रिमेन सेम ऑफ ESOP बट यूज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑफ SAR बोलते हैं। SAR का मतलब क्या? शेयर अप्रिसिएशन राइट। शेयर अप्रिसिएशन राइट मतलब मैंने आपको बताया था कि आज के दिन मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वादा कर लिया, मतलब एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि देखो भाई 3 साल के बाद या 1 साल के बाद जिस दिन 50 को क्रॉस कर गई आपकी फेयर प्राइस, तो उस दिन जितनी भी शेयर की प्राइस होगी 50 रुपये से ऊपर जितना भी पैसा होगा वो मैं आपको दे दूंगा। उसको क्या बोलते हैं? शेयर अप्रिसिएशन राइट। तो शेयर अप्रिसिएशन राइट का दाम होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। शेयर अप्रिसिएशन राइट क्या होता है वो आपको बताता हूँ। सपोज आज शेयर अप्रिसिएशन राइट क्या होता है? जिस दिन आप काम करना चालू करते हो ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आप करते हो कि 3 साल के बाद कितना चांस है कि ये 50 रुपये से ऊपर चला ही जाएगा। उस हिसाब से आपका एक राइट होता है। वो राइट का दाम जो होता है ना वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। जितनी प्रोबेबिलिटी आपके वो होने की, 50 से ऊपर जाने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से उसका दाम इंक्रीज या डिक्रीज होता ही रहता है। ओके, तो वो जो इंक्रीज, अब जितना प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ेगा उतना शेयर अप्रिसिएशन राइट भी बढ़ेगा, तो उसके लिए प्रोविजन भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर आप कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट करते हो ना, जितना आप कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट जितना भी आप करते हो, तो हर एक बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू ऑफ SAR कंसिडर करना पड़ेगा। सर ESOP में मैंने आपको क्या बताया था? ESOP में मैंने आपको बताया था इजीली वे में, ESOP में मैंने आपको ये बताया था कि एट द टाइम ऑफ ESOP के दिन जो मैं बोल रहा हूँ, ESOP में ग्रांट डेट के ऊपर जो वैल्यू थी वही आपको कंसिडर करनी है। ESOP में ग्रांट डेट के ऊपर जो भी आपकी वैल्यू थी वही आपको कंसिडर करनी है, वो मैंने बताया था। आई होप सो क्लियर है ये चीज़। ग्रांट डेट के ऊपर जितनी वैल्यू थी वही आपको कंसिडर करनी है। ओके, पर सर कैश सेटल्ड में आपको क्या कंसिडर करना है? कैश सेटल्ड में मैं जो बोलूँ, उन्होंने बोला कि हर बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपकी जो SAR की वैल्यू होगी, शेयर अप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू जो होगी, फेयर वैल्यू ऑफ SAR, उसके ऊपर आपको क्या, हर बैलेंस शीट डेट के ऊपर उसकी जो वैल्यू होगी ना उसके हिसाब का आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सर इसका फॉर्मूला सिंपल है, जो वैसा का वैसा ही फॉर्मूला है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या सर? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ईच ईयर सेम है, कितना होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा, फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ SAR। आपने इक्विटी सेटल्ड में आप ऑप्शन देते हो ना, कैश सेटल्ड में SAR देते हो, शेयर अप्रिसिएशन राइट्स देते हो। तो शेयर अप्रिसिएशन राइट आप उनको दोगे, तो सपोज 100 एम्प्लॉइज है, पहले साल 0 1 2 3, पहले साल में आपको लगा कि सर 100 एम्प्लॉइज़ को मुझे देना था, पहले साल में 10 एम्प्लॉइज़ चले गए, तो 10 चले गए तो 90 बचे। सर 90 और कितने जाने वाले हैं? तो मैंने सोचा और 20 जाने वाले, तो 70 को ही देना पड़ेगा, तो 70 यहाँ पे लिख दिए। एक को शेयर अप्रिसिएशन राइट मैंने 10 दिया था, 10 शेयर अप्रिसिएशन राइट दिए थे, इनटू
सर फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर शेयर अप्रिसिएशन की फेयर वैल्यू क्या थी वो लेनी है आपको। फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर जो एसएआर की वैल्यू है वो आपको कंसिडर करनी है। तो कितनी शेयर अप्रिसिएशन राइट की वैल्यू है, मान लो सपोज उसकी भी 10 रुपये वैल्यू है तो 10 रुपये लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड टिल कंप्लीटेड, कितना कंप्लीट हुआ है वेस्टिंग पीरियड, तो सर 1 साल कंप्लीट हुआ है तो 1 साल ऊपर लिख दिया, नीचे टोटल वेस्टिंग पीरियड मतलब 3। आई होप सो कंप्लीट। यस सर। इजी था, जैसा है वैसा ही है, पर यहाँ पे हर बैलेंस शीट डेट के ऊपर। तो सर पहले साल का तो पता चल गया, अब सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जैसे निकालते थे वैसे ही निकालने, नंबर ऑफ एसएआर भी जो उन्होंने दिया है वही लिखना है। सर यहाँ पे फेयर वैल्यू कौन सी लेनी है, अगर सेकेंड ईयर पे आ गया तो यहाँ पे सेकेंड ईयर की फेयर वैल्यू मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी एसएआर की। सेकेंड ईयर की फेयर वैल्यू मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी एसएआर की, फेयर वैल्यू ऑफ एसएआर एट ईच बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पे ईच बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो भी फेयर वैल्यू है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। आई होप सो क्लियर हूं मैं। यस सर। ओके, एंड डिवाइडेड बाय जो आप करते हो वेस्टिंग पीरियड टिल डेट, और जो प्रोविजन आपने किया है वो लिख दो और यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट होता है ना, तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको लायबिलिटी लिखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट होता है ना, उसके आपको पता है कि आपकी इक्विटी शेयर इशू होने वाले हैं। सर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट में आप तो कैश देने वाले हो, आप उनको पेमेंट करने वाले हो, आपकी इक्विटी इशू नहीं होने वाली है। आप तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन जो आपका डिफरेंस का प्राइस होगा उतना आप पेमेंट करोगे ना। तो इन दैट सिनेरियो उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी लिखनी ही पड़ेगी, लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जितना प्रोविजन कर रहे हो ना, तो प्रोविजन पीएनएल टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी करो, उसका प्रोविजन मत बनाओ, सीधा लायबिलिटी लिख दो। तो उन्होंने ऐसा बोला है, फर्दर इन केस ऑफ एसएआर शेयर अप्रिसिएशन राइट, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी इज ऑल्सो रीमेजर्ड एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर एक बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपको रीमेजर करनी पड़ेगी। डेट इन expected period is using number of employees expected to exercise SAR। सिंपल है वो SAR। तो सर इसका एंट्री जो मैंने बोला वो देखो सर, एंट्री एकदम सिंपल सी एंट्री है जो आप नॉर्मली करते हो वही है। देखो ग्रांट डेट के ऊपर कोई एंट्री नहीं करनी होती सर, ग्रांट डेट के ऊपर कोई एंट्री नहीं, ऑन SAR ग्रांट डेट नो एंट्री सर, एकदम क्लियर। सर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड हर साल के एंड के ऊपर क्या एंट्री करेंगे सर, फॉर एक्सपेंस टू बी बुक्ड क्या करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट पीएनएल टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, पहले ही बोल दिया मैंने। और अगर एक्सपेंस को रिवर्स करना है तो रिवर्स एंट्री करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर? सर ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड, थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से। सर ये 0 1 2 3 यहाँ तक का गेम तो आपको समझ आ गया। सर ये थर्ड ईयर के एंड के ऊपर थोड़ा ध्यान से समझना, एक बार ही समझ लोगे हो जाएगा। सर थर्ड ईयर के एंड के ऊपर अब एक्सरसाइज पीरियड चालू होगा ना, मैंने आपको बोला कि 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है, सपोज 2 साल का एक्सरसाइज पीरियड है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, 4th ईयर एंड 5th ईयर हो सकता है ऐसा लॉजिकली, एक्सरसाइज पीरियड 2 साल का हो सकता है। आपको टाइम दिया 2 साल तक में, कभी भी आपको शेयर लेना हो ले सकते हो, सॉरी कभी भी आपको ये क्लेम करना हो कर सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ बेनिफिट है ना, कभी भी करो, 5 इयर्स से मिल रहा है। बेनिफिट है ना, तो बेनिफिट है सर। 3 साल के बाद आप एज एन एम्प्लॉय आपको ऑप्शन देती है कंपनी कि देखो भाई आपको जब 2 साल तक आपका टाइम है, आपको 2 साल के अंदर जब भी आपको ज़्यादा बेनिफिट दिखे तब आप ये एक्सरसाइज कर लेना, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से समझो, आप एज एन एम्प्लॉयर, आप एक एम्प्लॉयर हो, तो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से मैं सोचूंगा तो यहाँ तक मेरा प्रोविजन करूंगा वो ठीक है, थर्ड ईयर के एंड तक मैंने प्रोविजन किया, दैट इज ओके। बट सर व्हाट इफ 4th ईयर के एंड पे मैं आया, तो 4th ईयर के एंड पे जो प्राइस दिख रही होगी, अगर किसी ने मांगा तो 4th ईयर के एंड के ऊपर जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से ही मेरा खर्चा होने वाला है कि नहीं है? तो सर यहाँ पे कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट में आपका एक्सरसाइज पीरियड में भी प्रोविजन चलता रहेगा। तो देखो उन्होंने बोला है ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड, ऐसा लिखा हुआ है कि सर ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड भी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा सर, एक्सरसाइज पीरियड में भी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला है फॉर रीमेजरमेंट ऑफ एसएआर
एट ईच बैलेंस शीट डेट इन एक्सरसाइज पीरियड, एट ईच बैलेंस शीट डेट इन एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड में हर एक बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, आपको वापस सेम एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फॉर एक्सपेंसेस टू बी बुक्ड पीएनएल टू सर्विस पेमेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो पीएनएल टू लायबिलिटी कर दो, अगर लायबिलिटी कम हुई तो रिवर्स एंट्री कर दो, है कि नहीं है? और आप सार का पेमेंट जब भी एम्प्लॉयज बोलेगा कि मुझे पेमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू बैंक, सीधा एंट्री कर दो। आई होप सो क्लियर है? यस सर। ओके, बस इतना है, ये आपका खत्म हो गया। मॉडिफिकेशन सेम है, ठीक है, मॉडिफिकेशन कोई नहीं सर, इसका जो भी है आपको प्राइस उन्होंने नोट जो दिया है, आपका शेयर बेस्ड पेमेंट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ दो ही बड़े बड़े एस बाकी है, तो उसको अभी उसको साइड में रखते क्योंकि वो अलग चीज़ है, उसमें से थोड़ा कम आता है, बट मैं कॉम्बिनेशन को लेके आता हूँ, कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन आप प्रैक्टिस भी करोगे ना तो हो जाएगा। मुझे इतना पता है कि मेरी 30 पेज की नोट है, 30 पेज की नोट अगर आपने सही से ढंग से कर ली तो पूरा हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। नोट, इफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एसएआर इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन देन एसएआर विल बी एक्सरसाइज बाय एम्प्लॉय एट इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो, अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिया होगा ना एसएआर का, तो एम्प्लॉय किसके ऊपर मांगेगा? पेमेंट आपको कितने ऊपर करनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर पेमेंट करना है तो आपको प्रोविजन भी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो मार्केट प्राइस होता है शेयर का एट द डेट ऑफ ग्रांट डेट। इंट्रिंसिक मीन्स एक्चुअल अप्रिसिएशन इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में जो अप्रिसिएशन होता है ना, इंट्रिंसिक का मतलब ही यही होता है। इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि मार्केट प्राइस आपकी जो होती है ना एट द डेट ऑफ ग्रांट डेट, उससे शेयर आपका कितना बढ़ा, उसकी वैल्यू, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सर वही तो चाहिए, और क्या चाहिए मुझे? क्लियर है? एंड लास्ट में उन्होंने बोला है इट इज गिवन इन, इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट एसएआर वेस्ट इमीडिएटली देन रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेंस इमीडिएटली ऑन ग्रांट डेट। वो इमीडिएटली हो गया ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इमीडिएटली अगर कोई भी चीज आ जाए तो पूरा का पूरा जितना भी एक्सपेंडिचर होगा पूरे पीरियड का, वो आज के आज ही आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसको खत्म करना पड़ेगा। सिंस ग्रांट डेट विल बिकम एन वेस्टिंग डेट, ग्रांट डेट ही वेस्टिंग डेट हो जाएगी, सिंपल एज दैट। क्लियर है? इसका एक सम है, मैं आपको इसके सारे सम्स के, जितनी बुक है ना, बुक में सारे सम दिया है, उसका सॉल्यूशन का भी पीडीएफ भेज देता हूँ। आज के आज ही सम्स देख लेना, आज के आज ही सम देख लेना। मुझे पता है कैश सेटल सर्विस पेमेंट में एक डाउट आएगा, वो जो भी होगा वो एक सम में करवा दूंगा, बाकी सारे सम हो जाएंगे, वो मेरी श्योरिटी है। ओके देखो, अगर मॉडिफिकेशन करना हो, कैश सेटल्ड में मॉडिफिकेशन करना हो, इतना समझ आ गया ना आई गेस? यस सर। ओके, देखो कैश सेटल में अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है ना, तो उन्होंने बोला है कि कैश सेटल में मॉडिफिकेशन बहुत इजी है। कैश सेटल में मॉडिफिकेशन कब होगा? वेस्टिंग पीरियड रिड्यूस करना चाहते हो आप, वेस्टिंग पीरियड रिड्यूस करना चाहते हो तो मतलब क्या होगा? एम्प्लॉयज को जल्दी से फायदा हो जाएगा, सोच लो। वेस्टिंग पीरियड आपका कम कर दूं तो एम्प्लॉयज को जल्दी पैसा मिलेगा, तो वो एम्प्लॉयज कंसिडर करेंगे। एम्प्लॉय के बेनिफिट में जो चीज होगी वो एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे, वरना कंसिडर नहीं करेंगे। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो इट इज इंक्रीज इन बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय के बेनिफिट में इंक्रीज हो रहा है तो वो कंसिडर करेंगे ही करेंगे, सिंपल एज दैट। तो उसमें क्या करना है, ये आपको, हालांकि ये भी आपको सिलेबस में नहीं है, पर ये मैं समझा देता हूँ, मे भी पूछ लिया तो क्या पता। सो एंटिटी शेल कंसिडर सच रिड्यूस्ड वेस्टिंग पीरियड। सर अगर मॉडिफिकेशन हुआ ना तो इसमें सेपरेट कुछ भी नहीं करना है, सेपरेट कुछ भी करना नहीं है, सीधा सीधा रिड्यूस वेस्टिंग पीरियड टोटल पीरियड कंसिडर कर लो, खत्म हो गई बात। मतलब सपोज पहले आपने सोचा था कि 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, लेकिन पहले साल के एंड तक पता चला कि नहीं 3 साल का ही है, तो एम्प्लॉय तो मान जाएंगे कि जल्दी पैसा मिलने वाला है, तो 3 साल का। तो अब जब दूसरे साल पे आप करोगे ना तो 2/3 करना है सीधा। आई होप सो समझ आ गया। पहले 1/4 किया था, पहले 1/4 किया होगा पहले साल के ऊपर, तो दूसरे साल के अंदर 2/3 करेंगे। आई होप सो समझ आ रहा है मैं 2/3 क्या लिख रहा हूँ, 1/4 क्या लिख रहा हूँ। यस सर, इजी, खत्म हो गया। और अगर आपका सार का पीरियड वो लोग क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, सिंपल है, ये ऑप्शन ही नहीं देंगे,
सीधा एम्प्लॉइज़ ना बोल देंगे कि ये हमारा बेनिफिट इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब 4 साल की जगह पे आप बोलेंगे कि नहीं नहीं 5 साल कर देते हैं, एम्प्लॉय सीधा ना बोल देंगे नहीं भाई हम नहीं चलाएंगे। तो अगर कोई चीज़ होने ही नहीं वाली है तो वो चीज़ सीखने से भी कोई मतलब नहीं, होने ही नहीं वाली है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये हो गया आपका क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ओके ठीक है, तो मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं विद इन 10 मिनट्स। डन। 6 o'clock अराउंड 6:05 तक मैं वापस लिख दूंगा कि ज्वाइन हो जाना, ठीक है। 10 मिनट्स का मुझे भी ब्रेक चाहिए थोड़ा, तो वो ख़त्म करके सीधा हम किस में जाते हैं अब, कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। क्लियर है? कॉम्बिनेशन की अभी नोट्स भेज देता हूँ। डन।